नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी पात्रा, एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण का इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का क्लास का टाइटल है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड प्रॉब्लम्स। आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। प्रीवियस क्लास में हमने रिकर्सिव ट्री मेथड क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। रिकर्सिव ट्री मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट प्रोसेस होता है उसके बारे में सॉल्व किया था, और रिकर्सिव ट्री मेथड का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में प्रोसेस क्या क्या अवेलेबल है, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध या फेमस मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए अब चर्चा करते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम किसी भी पद की रेकरेंस को अलग पदों पे प्रतिस्थापित या रिप्लेस करते हैं। इस पे कुछ प्रोसेस होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं। आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रेकरेंस रिलेशन और दी गई प्रारंभिक स्थिति को हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है या चुनना है। पिछली रेकरेंस का वैल्यू या मान को अगले रेकरेंस में डालना है। थर्ड पॉइंट पे हमें पैटर्न और समय को निरीक्षण करें और अनुमान लगाएं। क्या पैटर्न या क्या सीरीज डेवलप हो रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको हमको निरीक्षण करना है और उसका अनुमान लगाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करें कि अनुमानित परिणाम सही है। अब आइए देखते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम किसी भी पद की रेकरेंस या पुनरावृत्ति को पिछले पदों पे प्रतिस्थापित या रिप्लेस करते हैं। तो फॉरवर्ड पे हम नेक्स्ट वाला पद के लिए जाते थे और यहाँ पे हम पिछले पदों के रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापित के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आइए उसके कुछ पॉइंट्स या स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य रेकरेंस लें और पिछली पदों की रेकरेंस लिखने का प्रयास करें। दैट मीन्स जो दिया गया इक्वेशन है, जो रेकरेंस है, उसके बेसिस पे हम पिछले का जो वैल्यू रहेगा या पिछले पदों का जो वैल्यू रहेगा या रेकरेंस रहेगा उसको हम लिखने की प्रयास करेंगे। केवल पिछली रेकरेंस लें और मुख्य रेकरेंस के रिप्लेस या प्रतिस्थापित करें। फिर से एक और पिछली रेकरेंस लें और मुख्य रेकरेंस में प्रतिस्थापित या रिप्लेस करें। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रोसेस है आपको तब तक करना है जब तक आप प्रारंभिक स्थिति तक ना पहुंच जाए। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति क्या वैल्यू या मान को हमें प्रतिस्थापित करना है या रिप्लेस करना है और समाधान प्राप्त करना है। सो ये कुछ बेसिक्स प्रोसेस था या जिसमें हम बोल सकते हैं कि उस स्टेप को यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर स्टेप वाइज इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो स्टेप 1 पे या जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं अनुमान लगाना। तो इसके अंदर में हमें क्या करना है कि पहले जो रेकरेंस संबंध के लिए समाधान का एक प्रारंभिक अनुमान लगाएं। तो हमें जो रेकरेंस इक्वेशन दिया गया है उसका एक प्रारंभिक वैल्यू का हम अनुमान लगाएंगे या उस वैल्यू को गेस करेंगे। ये हम स्टेप 1 में करेंगे। स्टेप 2 में हम प्रतिस्थापन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो रेकरेंस संबंध में इस अनुमान को प्रतिस्थापित करें और जांचें कि यह अनुमान सही है या नहीं। जो हमने स्टेप 1 में अनुमान लगाया था, अब इसको हमें जांचना है, उसको वेरीफाई करना है कि जो हमने अनुमानित वैल्यू लिया था वो सही वैल्यू है या नहीं है। यह हमें स्टेप 2 में करना है। स्टेप 3 में जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, ये जो गणितीय प्रमाणीकरण होता है, उसका यूज करके हमें ये प्रूफ करना होगा, साबित करना होगा कि हमारा जो अनुमान हमने लिया था वो अनुमान सही है। तो स्टेप 1 में हम गेस करेंगे, स्टेप 2 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वैल्यू को, और स्टेप 3 में मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू में हम उसको प्रूफ करेंगे। तो ये बेसिक तीनों स्टेप होता है जिसका यूज़ करके हम किसी भी सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस स्टेप में एक सेकंड प्रोसेस भी होता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि यदि आपका अनुमान
छोटे वैल्यू के लिए सही है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा अनुमान बड़े वैल्यू के लिए भी सही होगा। तो क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम लार्ज वैल्यू के लिए करते हैं, लार्ज सेट ऑफ नंबर के लिए करते हैं। तो अगर हमने देखा कि हमारी जो अनुमानित वैल्यू है अगर वो स्मॉल वैल्यू के लिए सही है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो लार्जर वैल्यू के लिए भी हमारा अनुमानित वैल्यू सही होगा। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और रेकरेंस प्रॉब्लम या इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है या एक रेकरेंस इक्वेशन दिया है t ऑफ n इक्वल्स टू 1 when n इक्वल्स टू 0 एंड t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 when n इज ग्रेटर देन 0। ये जो गिवन रेकरेंस प्रॉब्लम है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो t ऑफ n, नॉर्मली जो रेकरेंस इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, t ऑफ n का वैल्यू होगा 1 जब n का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, या जब n का मान 0 होगा तो t ऑफ n का वैल्यू मिलेगा 1, और जब n का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो उस केस में उसका वैल्यू होगा t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को एक नेम देंगे या उसको एक नंबर असाइन करेंगे। तो उसको हमने दिया है इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया है t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। ये जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने नाम दिया 1। अब t ऑफ n को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो इसके लिए मुझे t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाकर मैं t ऑफ n का वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँगा। सो पहले हम t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसी वैल्यू को इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे t ऑफ n के बदले में। अगर t ऑफ n का वैल्यू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 है तो t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू होगा, सो इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो हमें इक्वेशन क्या दिया है, t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब इस t ऑफ n माइनस 1 का मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे n के बदले में अगर मैं n माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरा इक्वेशन रीडिफाइन होके मिलेगा t ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे मैंने n के बदले में किसको सब्स्टिट्यूट किया, n माइनस 1। तो माइनस 1 जो था वो एज इट इज रहा और प्लस 1 को भी मैंने एज इट इज रखा। तो मेरा इक्वेशन जो है वो फिर से क्या हो गया, t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। सो ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू किसका है, ये t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू है। तो t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू कितना मिला, t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। अब ये जो t ऑफ n माइनस 1 का मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में t ऑफ n माइनस 1 के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब आइए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 था t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब इस t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू मुझे पता है, प्रीवियस स्टेप में हमने कैलकुलेट किया। तो t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू है t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। तो मेरा जो इक्वेशन 1 है वो रीडिफाइन होकर क्या हो जाएगा, t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। देखिए मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये t ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू है और जो प्लस 1 है वो एज इट इज रहा। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा ब्रैकेट को ओपन करके। सो t ऑफ n इक्वल्स टू हो जाएगा t ऑफ n माइनस 2, 1 प्लस 1 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 2। तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है वो मॉडिफाई होकर हो जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस 2 प्लस 2, और इसका मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब जो t ऑफ n है उसका वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले t ऑफ n माइनस 2 का वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उस t ऑफ n के प्लेस में उसके वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। अब आइए हम फिर से इसको रिडिफाइन करते हैं। सो t ऑफ n मुझे कितना मिला था, t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब मुझे एक्चुअली वैल्यू किसका चाहिए, t ऑफ n माइनस 2 का। सो यहाँ पे अगर मैं n के बदले में n माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरा इक्वेशन फिर से रीडिफाइन हो जाएगा t ऑफ n माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जो n माइनस 2 का जो वैल्यू था हमें वो चाहिए वैल्यू, तो इसके लिए हमने n के बदले में n माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट किया। तो n माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t ऑफ n माइनस 3 प्लस 1। सो ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है t ऑफ n माइनस 2 का। ओके, अब जब हमें t ऑफ n माइनस 2 का वैल्यू मिल गया है
अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करूंगा t ऑफ n-2 के प्लेस पे। अब आइए उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। सो इक्वेशन 2 क्या है? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-2 प्लस 2, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब इस t ऑफ n-2 के बदले में मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है उसका, उस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। सो t ऑफ n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t ऑफ n-3 प्लस 1। इसको देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है t ऑफ n-2 का, और प्लस 2 वो एज इट इज रहा है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे t ऑफ n का वैल्यू कितना मिलेगा? t ऑफ n का वैल्यू मिलेगा t ऑफ n-3 प्लस 3, क्योंकि मैंने 2 और 1 को ऐड किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन का मैंने नाम दिया इक्वेशन 3। ओके, तो हमको क्या करना है? हमको ये ध्यान में देना है कि किस पैटर्न पे हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस पैटर्न पे ग्रो कर रहा है। अब इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा या हमें क्या मिलेगा? इनिशियली जो t ऑफ n का वैल्यू था वो था t ऑफ n-1 प्लस 1। उसके बाद में मैंने जब n-1 का वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको सब्सटीट्यूट किया, मुझे t ऑफ n का वैल्यू कितना मिला? t ऑफ n-2 प्लस 2। फिर से मैंने t ऑफ n-2 का वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट किया, तो मुझे एक नया इक्वेशन क्या मिला? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-3 प्लस 3। तो आप पैटर्न को अगर देखेंगे, पहले स्टेप में n-1 प्लस 1, सेकेंड स्टेप में आउटपुट क्या मिला? t ऑफ n-2 प्लस 2, और थर्ड स्टेप में क्या मिल रहा है? t ऑफ n-3 प्लस 3। सो अगर इस सीरीज पे हम फोर्थ स्टेप को कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-4 प्लस 4, क्योंकि ये सीरीज आप खुद ही देख सकते हो किस तरीके से ये डिफाइन हो रहा है। सो अगर इस तरीके से इस सीरीज को हम k टाइम्स तक कंटिन्यू करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-k प्लस k, क्योंकि हमें सीरीज को आगे बढ़ाना है। और कब तक बढ़ाएंगे? तो हमने लिया है कि मान लीजिए इस सीरीज को हम k टाइम्स तक कंटिन्यू करेंगे तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-k प्लस k, क्योंकि हम देख चुके हैं प्रीवियस में किस तरीके से वैल्यू चेंजेस होता है। अब मुझे इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट वैल्यू है, जो बेस वैल्यू दिया है, वो पता करना है। इसका मतलब है जब n का वैल्यू 0 है, ओके, सो उस समय में मुझे वैल्यू कितना दिया गया था इक्वेशन में? 1। यह हमारा इनिशियल कंडीशन था जो क्वेश्चन पे दिया गया था। दैट मीन्स t ऑफ n इक्वल्स टू 1 जब n का वैल्यू 0 है। ये जो वैल्यू है ये हमको पता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, तो उस प्रॉब्लम का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें दिया हुआ था। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या था? 1 था। दैट मीन्स t ऑफ n इक्वल्स टू 1 जब n का वैल्यू 0 था। अब उस स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है t ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो उस तक हमें पहुंचने के लिए ये जो इक्वेशन 4 हमने उसको डिफाइन किया था, t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n प्लस k, उसको पाने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? n-k का वैल्यू 0 है। अगर हम ये एज्यूम करेंगे, ये अगर हम मान लेंगे n-k का वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और वो क्या है? t ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो मुझे t ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 के लिए n-k का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। अगर n-k इक्वल्स टू 0 है तो डेफिनेटली मेरा k का वैल्यू कितना हो जाएगा? n, या आप ये बोल सकते हो कि n का वैल्यू कितना हो गया? k। अब क्या करना है? ये जो k का वैल्यू है हम उसको इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, सो इक्वेशन 4 हमारा क्या था? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-k प्लस k। अब इस k के बदले में हम n को सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस में देखा है कि n इक्वल्स टू k। तो हम सब्सटीट्यूट तभी कर सकते हैं अगर दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल है। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया n इक्वल्स टू k। अब इस k के बदले में मैं इक्वेशन 4 में n को सब्सटीट्यूट करूँगा। सो मेरा ये जो इक्वेशन 4 है वो रीडिफाइन होकर क्या हो जाएगा? t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ n-n प्लस n। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो k के बदले में मैंने n को सब्सटीट्यूट किया है। सो n-n कितना हो जाएगा? 0। सो t ऑफ n इक्वल्स टू t ऑफ 0 प्लस n। t ऑफ 0 का वैल्यू मुझे पहले से दिया हुआ है, सो t ऑफ n इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस n। सो अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक लीनियर इक्वेशन को, दैट इज an प्लस b।
ए एन प्लस बी कौन से क्लास को बिलोंग करता है? लीनियर क्लास को। सो अगर लीनियर क्लास को बिलोंग करता है, इसका जो ग्रोथ रेट रहेगा, इसका जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो रहेगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन। दैट मीन्स इसका कौन से क्लास को ये बिलोंग करेगा? वो लीनियर क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब एक कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते हैं लीनियर के साथ में तो हमारे आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो रिकर्सिव प्रॉब्लम हमें दिया गया था, इसका जो क्लास है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो बिलोंग करता है ऑर्डर ऑफ एन क्लास को, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट ऑर्डर ऑफ एन है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करके जो भी रेकरेंस इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसके वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए दूसरे प्रॉब्लम में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको और एक रिकर्सिव प्रॉब्लम दिया गया है जिसपे टी ऑफ एन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स आपको जो मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू आपको दिया है 1। ये कब होगा? जब आपका n का वैल्यू 0 हो जाएगा। और रिकर्सिव फंक्शन क्या दिया है? टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 जब n का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। और इस प्रॉब्लम को आपको बोला है रिकर्सिव सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके आपको इस रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 1 पे। सो यहाँ पे टी ऑफ n का वैल्यू कितना दिया है? टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। सेम प्रोसेस है। अगर मुझे टी ऑफ n को सॉल्व करना है तो मुझे किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा? टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 पे, ताकि हम एक सीरीज को डेवलप कर सके और उस सीरीज के बेसिस पे हम फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट कर सके। अब हम क्या करेंगे? अब हम टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर टी ऑफ n का वैल्यू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n है तो हम टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। सो टी ऑफ n इक्वल्स टू कितना है? टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n। सो यहाँ पे n के बदले में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा n माइनस 1। सो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? टी ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 प्लस n के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा n माइनस 1। सो वो n माइनस 1 को मैंने ब्रैकेट में रखा है तो वो क्या हो गया? n माइनस 1 माइनस 1 प्लस ये जो राइट प्लस n जो था वो रिप्लेस हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया आपका n माइनस 1 से। तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा? टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है टी ऑफ n माइनस 1 का। अब इस टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में टी ऑफ n माइनस 1 के वैल्यू के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब आइए देखते हैं। सो मेरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1 टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n। ओके, अब मैं क्या करूंगा? ये टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो टी ऑफ n क्या हो गया? टी ऑफ n हो गया टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 और प्लस n को मैंने एज इट इज रखा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है वो वैल्यू है टी ऑफ n माइनस 1, क्योंकि टी ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू कितना है? टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। अब मैंने उसका नाम दिया इक्वेशन 2। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ मत करिएगा, आपको लग रहा होगा n माइनस 1 प्लस n, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 2n माइनस 1 कर दूंगा। ये मत करिएगा, क्योंकि अगर 2n माइनस 1 आप कर देंगे तो हमें आगे चल के जो हम चाहते हैं एक सीरीज डेवलप हो, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप कम से कम ध्यान रखिएगा कि जब इस टाइप का सीरीज आपको डेवलप करना है, आपको ये एडिशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपको यहीं से पता चल जाएगा कि n माइनस 2, n माइनस 1 और n। तो हम चाहता हूँ एक सीरीज बने, तो इसको आप ऐड मत करिएगा n माइनस 1 प्लस 1 को, तो उसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा। दैट मीन्स टी ऑफ n हो जाएगा टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम? पहले हम टी ऑफ n माइनस 2 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसी कैलकुलेटेड वैल्यू को इक्वेशन 2 में टी ऑफ n माइनस 2 के बदले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि तभी हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ n का वैल्यू मिलेगा। सो हमारे पास में इक्वेशन क्या है? टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n। ओके, सो अगर n के बदले में मैं n माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? टी ऑफ n माइनस 2 माइनस 1 प्लस n माइनस 2। अब ध्यान से देखेंगे तो n के बदले में सिर्फ यहाँ पे मैंने n बाई 2 को सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि मुझे टी ऑफ n बाई 2 का वैल्यू चाहिए। तो मेरा ये इक्वेशन है
फिर से रीडिफाइन होकर कितना हो जाएगा, टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2। ये इक्वेशन, ये वैल्यू किसका है, टी ऑफ n माइनस 2 का। अब इस टी ऑफ n माइनस 2 का वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में टी ऑफ n माइनस 2 के वैल्यू के बदले में सब्सटीट्यूट करना है। अब आइए उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। सो टी ऑफ n इक्वल्स टू क्या है मेरे इक्वेशन 2 में, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। ओके, सो यहाँ पे मैं n माइनस 2 के बदले में सब्सटीट्यूट करूँगा n माइनस 2 का वैल्यू, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया हुआ है। सो टी ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2। इसको देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये टी ऑफ n माइनस 2 का वैल्यू है, प्लस n माइनस 1 प्लस n। सो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा। सो टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। क्योंकि इस तरीके से हमने रखा है ताकि एक सीरीज को हम डेवलप कर पाए, हम एज्यूम कर पाए ये कौन से पैटर्न पे ग्रो हो रहा है या उसका पर्टिकुलर पैटर्न क्या है। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पहले क्या मिला, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n। देन हमको क्या मिला, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। क्योंकि जब हमने n माइनस 1 को सब्सटीट्यूट किया तो हमें यह आउटपुट मिला। अब उसके बाद में जब हमने n माइनस 2 का वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। तो इस पैटर्न से हमको एज्यूम करना है कि हमारा किस पैटर्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो अगर इस सीरीज को मैं k टाइम्स तक कंटिन्यू करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस के प्लस n माइनस के माइनस 1 प्लस n माइनस के माइनस 2 प्लस ये कंटिन्यू होके कब तक जाएगा, प्लस n माइनस 1 प्लस n तक। और इसका मैंने नाम दिया इक्वेशन 4। क्योंकि अगर आप पिछला पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। तो k के लिए मेरे पास में आ जाएगा n माइनस के प्लस n माइनस के माइनस 1 प्लस n माइनस के माइनस 2। तो इस तरीके का ये सीरीज बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा, प्लस n माइनस 1 प्लस n तक। तो मुझे इस प्रॉब्लम का स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है, इसका मतलब है जब n का वैल्यू 0 होगा या 0 है तो मुझे वैल्यू मिलेगा 1, क्योंकि टी ऑफ n का वैल्यू कितना दिया है 1, जब n का वैल्यू कितना है 0। सो टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 ये मुझे दिया गया है। अब टी ऑफ n माइनस जो k का वैल्यू है मान लीजिए उसका वैल्यू 0, क्योंकि हमें टी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 चाहिए। सो हम मान लेते हैं कि n माइनस के का वैल्यू 0 है। सो मुझे n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा मुझे k। अब इस k का जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करूंगा। तो मेरा इक्वेशन 4 क्या है, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस के प्लस n माइनस के माइनस 1 प्लस n माइनस के माइनस 2 अप टू ये कंटिन्यू करेगा n माइनस 1 प्लस n। अब यहाँ पे मैं k के बदले में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ n को, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस n प्लस n माइनस n माइनस 1 प्लस n माइनस n माइनस 2 प्लस अप टू ये कंटिन्यू करेगा n माइनस 1 प्लस n तक। सिंपली यहाँ पे मैंने k के बदले में सब्सटीट्यूट किसको किया, n को। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। सो टी ऑफ n इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, n माइनस n, दैट मीन्स 0, टी ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 प्लस n माइनस n प्लस 2 प्लस अब टू ये कंटिन्यू करेगा n माइनस 1 प्लस n तक। ओके, सो अब आइए हम देखते हैं तो हमारे पास में जो सीरीज मिल रहा है वो क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे n माइनस 1 ये कैंसिल होकर मिलेगा 1, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 2। अब मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, टी ऑफ n इक्वल्स टू टी ऑफ 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस ये कंटिन्यू करेगा n माइनस 1 प्लस n तक। अब मैं क्या करता हूँ, इस टी ऑफ 0 प्लस अब ये जो पैटर्न है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 प्लस n तक। तो मुझे पता है ये 1 से लेके n तक का जो एडिशन है ये सम ऑफ n नेचुरल्स नंबर का एक सीरीज है। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस n तक। सो ये जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो टी ऑफ n मेरा फिर से रीडिफाइन होकर क्या हो जाएगा, टी ऑफ n हो जाएगा टी ऑफ 0 प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा सो टी ऑफ एन हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो एन स्क्वायर का है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टी ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब है इसका ग्रोथ रेट कौन से क्लास को बिलोंग करता है, एन स्क्वायर क्लास को या फिर क्वाड्रेटिक क्लास को। सो टी ऑफ एन का वैल्यू कितना मिला, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस में आउटपुट हमें मिला था ऑर्डर ऑफ एन, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मुझे आउटपुट मिला ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे इक्वेशन दिया गया है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 1 जब एन का वैल्यू 0 है, और टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1 जब एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके। अब आइए जो इक्वेशन दिया है उसको देख लेते हैं। टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन 1। अब टी ऑफ एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, टी ऑफ n-1 का। तो सबसे पहले मैं टी ऑफ n-1 का वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और उसका वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 पे टी ऑफ n-1 के बदले में सब्सटीट्यूट करूंगा। अब आइए टी ऑफ n-1 का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो टी ऑफ n कितना है, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1। ओके, सो n के बदले में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा n-1, सो मेरा टी ऑफ n-1 हो जाएगा 2 इंटू टी ऑफ n-1 -1 + 1। सो मेरा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 2 इंटू टी ऑफ n-2 + 1। अब ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है टी ऑफ n-1 का। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 पे टी ऑफ n-1 के बदले में सब्सटीट्यूट करूंगा। सो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 को एज इट इज रखा है और टी ऑफ n-1 का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। सो टी ऑफ n-1 का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 2 इंटू टी ऑफ n-2 + 1। अब उसको मैंने रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में +1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को 2t(n-2 + 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। सो मेरा टी ऑफ n कितना हो जाएगा, टी ऑफ n हो जाएगा 2 इंटू 2, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 का स्क्वायर में, टी ऑफ n-2 + 2, क्योंकि 2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, +2 + 1। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे टी ऑफ n-2 का मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेटेड वैल्यू को मुझे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है। सो टी ऑफ n कितना है, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1। n के बदले में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा n/2, सो ये इक्वेशन हो जाएगा 2t(n-2 - 1 + 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 2t(n-3 + 1। ये किसका वैल्यू है, ये टी ऑफ n-2 का वैल्यू है। अब इस टी ऑफ n-2 का वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में टी ऑफ n-2 के बदले में सब्सटीट्यूट करूँगा। सो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2 स्क्वायर टी ऑफ n-2 + 2 + 1, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा। अब टी ऑफ n/2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 2t(n-3 + 1, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, +2 + 1, ये तो हमारा कंटिन्यूइंग वैल्यू है। सो इसको मैं और मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा टी ऑफ n इक्वल्स टू 2³ इंटू टी ऑफ n-3 + 2 स्क्वायर +2 + 1। ओके, क्योंकि 2 स्क्वायर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं सीरीज क्या आ रहा है, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2³ टी ऑफ n-3 + 2 स्क्वायर +2 + 1। सो हमें इस सीरीज को हमें ध्यान में देखना है कि हमको क्या पैटर्न मिल रहा है। तो पहले हमने देखा टी ऑफ n इक्वल्स टू 2t(n-1 + 1, उसके बाद में हमने देखा 2 स्क्वायर टी ऑफ n-2 + 2 + 1। अभी हम देख रहे हैं टी ऑफ n इक्वल्स टू 2³ टी ऑफ n-3 + 2 स्क्वायर +2 + 1। सो अगर इसको हम इस तरीके से अगर इसको k टाइम्स कंटिन्यू करेंगे तो हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2k टी ऑफ n-k + 2k - 1 + 2k - 2 अब 2 ये कंटिन्यू होकर जाएगा 2 स्क्वायर +2 + 1। ओके, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम का स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है, इसका मतलब है जब n का वैल्यू 0 है तो मुझे वैल्यू मिलता है 1। अब मैं एज्यूम करूँगा n - k इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज मुझे
k इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा n। अब इस k का वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो t ऑफ n इक्वल्स टू क्या है मेरा 2 टू द पावर n t ऑफ n माइनस n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस ये कंटिन्यू करेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 तक। यहाँ पे मैंने k के बदले में n को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू t ऑफ 0 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। ओके, सो यहाँ से मुझे ये जो पैटर्न मिल रहा है, अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब t ऑफ 0 का वैल्यू मुझे पता है 1 है, सो t ऑफ n का वैल्यू कितना हो जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू t ऑफ 0 का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अब टू ये कंटिन्यू होकर जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 तक। सो यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस ये जो 1 से लेके 2 टू द पावर n माइनस 1 इसका मैथमेटिकल वैल्यू है 2 टू द पावर n माइनस 1। 2 टू द पावर n का जो वैल्यू है उसमें माइनस 1, ये इसका मैथमेटिकल वैल्यू है किसका 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1 का। सो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, दोनों बेस इक्वल है तो पावर को मैं ऐड करूंगा। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ओवरऑल ग्रोथ रेट रहेगा ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो इक्वेशन है ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये एक्सपोनेंशियल क्लास को बिलोंग करता है, इसका आउटपुट है ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। तो इस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम बबल सॉर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया आपको समझ में आया होगा और आप घर में जाके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नमस्कार।